नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एप्रिकस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। आपको पता है पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से यही मुद्दा चल रहा है कि ये आखिर क्या कन्फ्लिक्ट है। सारा वेस्ट और रशिया एक तरफ है, एक दूसरे के अगेंस्ट है, यानी कि सारा वेस्ट एक तरफ, रशिया एक तरफ, यूरोप और यूएस मिलकर जो रशिया के खिलाफ बेसिकली चल रहे हैं, और बीच में कहीं ना कहीं यूक्रेन की कड़ी जुड़ी हुई है। तो ये यूक्रेन की क्या कड़ी है, और हाल ही में आपको कई जगह ये भी देखने को मिला होगा कि क्या यूक्रेन पर रशिया हमला कर सकता है। तो हम इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। सो दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह। आप हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना मत भूलेगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फेसबुक और टेलीग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये टॉपिक अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में भारत ने अपनी पहली ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है इस मुद्दे पर। रशिया और वेस्ट में, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि रशिया और वेस्ट में ये जो सारा इशू चल रहा है यूक्रेन को लेकर, इस पर हमने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। वो क्या है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले जान लें कि ये इशू क्या है। इशू की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, यूक्रेन एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है बिटवीन मॉस्को रिलेशन विद द वेस्ट। एक तरफ तो बॉर्डर पे रशियन ट्रूप्स बैठे हैं यूक्रेन के बॉर्डर पर, और दूसरी तरफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो फोर्सेस हैं वो बैठी हैं कि अगर रशिया ने अटैक किया अपने नेबर यूक्रेन पर तो वो रिटेलिएट करेंगी। आप मैप पर भी यहां देख सकते हैं। एक तरह से तो रशिया ने अपनी सारी जो फोर्सेस हैं इन जगहों पर तैनात कर दी हैं। उधर से जो नाटो की फोर्सेस हैं वो भी यहाँ तैनात हैं, और यूक्रेनियन फोर्सेस यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तैनात हो गई हैं, क्योंकि यहाँ से रशिया की जो एंट्री है यूक्रेन की कैपिटल काइव तक पहुँचना काफ़ी आसान है। यूक्रेनियन फोर्सेस, जैसा कि मैंने अभी बताया, चेर्नोबिल वाली साइड पर, जो कि शॉर्टेस्ट रूट है बिटवीन रशिया एंड काइव, वहाँ पर भी पहरा दे रही हैं लगातार। अगर हम बात करें शुरू कब हुआ, तो ये मिड दिसंबर में शुरू हो गया था। हुआ क्यों? क्योंकि रशिया ने वेस्टर्न पावर्स को बोला, इंक्लूडिंग अमेरिका, कि उसकी कुछ डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को आपको मानना पड़ेगा। देखिए वो डिमांड्स क्या हैं, ज़रा इंपॉर्टेंट हैं, जान लीजिए। पहली बात तो रशिया ने कहा कि उसे गारंटी चाहिए वेस्ट से, इन राइटिंग, लिखती रूप में, कि कोई भी ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नेटो का नहीं होगा, कि नेटो फोर्सेस को और ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं यूज किया जाएगा। और नाटो उसके अलावा क्या, इसके अलावा डिमांड रखी कि नेटो फोर्सेस को पोलैंड से और बाल्टिक स्टेट्स से हटा लिया जाए, और विड्रॉल ऑफ यूएस न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम यूरोप, यूएस के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्हें भी यूरोप से हटा लिया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिमांड थी, अगर उसकी बात करें, वो थी कि यूक्रेन को कभी अलाउ ना किया जाए नाटो ज्वाइन करने के लिए, कि यूक्रेन कभी नाटो नहीं ज्वाइन करे। लेकिन यूएस और वेस्ट ने ये सीधी सीधी इन डिमांड्स को रूल आउट कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इतने टाइम से बेसिकली दोनों साइड्स पेरिस में नेगोशिएट कर रही थी। इंटरलोक्यूटर्स बैठे थे फ्रांस से, जर्मनी से, यूएस से, और बेसिकली यहाँ पर रोल निभा रहे थे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जिन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी बात की, और इसके अलावा जो बाइडेन भी पुतिन के साथ वीडियो कॉल पर बात कर चुके हैं। देखिए अभी यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अचानक से ये रशिया ने इस तरह की डिमांड्स क्यों रखी हैं। ठीक है, व्हाट इज द रीजन कि रशिया इस तरह की डिमांड्स क्यों रख रहा है, व्हाट इज द इशू। न्यूयॉर्क के एक एडिटर डेविड रेमनिक, उन्होंने अपनी बुक में व्लादिमीर लेनिन को कोट करते कहा था कि व्लादिमीर लेनिन ने कहा था कि हमारे लिए यूक्रेन को खोना होगा अपना सिर खो देना, कि अगर एक इंसान का सिर ही कट जाए तो फिर क्या रह गया पीछे। तो यूक्रेन को हम किसी भी हालात में खो नहीं सकते हैं। और इसी तरह का एटीट्यूड जो रहा है मॉस्को के रूलर्स का सदियों से, फ्रॉम सेंचुरीज इसी तरह का एटीट्यूड रहा है, चाहे यहां पर जार का राज रहा, चाहे बोल्शेविक्स आए, चाहे इस वक्त पुतिन है। पुतिन ने बेसिकली रिसेंटली, आपको पता है 1991 में, 1991 में हुआ था कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया था, और पुतिन ने कहा है कि इट इज द ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रोफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी।
22 साल हो गए हैं पुतिन को राज करते, और पुतिन की एक कोशिश रही है कि रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो इन कंट्रीज में बढ़ाया जा सके जो एक समय पर सोवियत यूनियन का पार्ट थी। पुतिन का कहना है कि रशियन और यूक्रेनियन ये एक ही लोग हैं और ये शेयर करते हैं सेम हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल स्पेस, और अभी इनके बीच में एक दीवार आ गई है पिछले कुछ सालों में, वो बहुत ही दुख की बात है। जबकि यूक्रेन कहता है कि पुतिन का जो ये वर्जन ऑफ हिस्ट्री है हम इसको डिनाई करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यूक्रेनियन हमेशा से अलग रहे हैं। देखिए 14 कंट्रीज थी, बेसिकली रिपब्लिक्स थे, जो कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन के वक्त रशिया के हाथ से चले गए, और इसमें से यूक्रेन सबसे क्रूशियल था। क्यों क्रूशियल था? सबसे बड़ा रीजन, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस अमंग देम। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, तो देखो रशिया ने कितनी बड़ी इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ मनी इकोनॉमी, यूक्रेन को खोकर उसको बेसिकली नुकसान हुआ रशिया को। सो अगर हम हिस्टोरिकल कनेक्शंस की बात करें, ठीक है, तो हिस्टोरियंस का कहना है कि रशिया और यूक्रेन, इनके जो रिलेशन है वो बेसिकली 9th सेंचुरी से रहे हैं। 9th सेंचुरी में क्या मानना था कि इस पूरे एरिया की रशिया यूक्रेन जिसमें इकट्ठे हो सारे सोवियत यूनियन, इसकी कैपिटल बेसिकली काइव ही थी। ये एंशिएंट स्टेट ऑफ रशिया की बात कर रहे हैं, और 1654 से ये कहा गया कि 1654 से बेसिकली रशियन जार की मदद से जो है रशिया और यूक्रेन वो आपस में इकट्ठे रहे थे 1654 से, और ये बेसिकली सेम तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं और सेम तरह का जो है कल्चर शेयर करते हैं। जब जार का एम्पायर कोलैप्स हुआ, आपको याद होगा जब रेवोल्यूशन आई थी, लेनिन ने टेक ओवर कर लिया था, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आई थी रशिया में, और जार जो है बेसिकली कोलैप्स हो गया था, तब बेसिकली यूक्रेनियंस ने अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना ली। यूक्रेनियंस हो गए इंडिपेंडेंट, ठीक है, 1918 में, और डिक्लेयर कर दिया खुद को एन इंडिपेंडेंट नेशन। लेकिन ये कुछ टाइम ही चला, क्योंकि उसके बाद आपको याद होगा बॉल्शेविक्स ने बेसिकली टेक ओवर कर लिया था। लेकिन बॉल्शेविक्स को भी फोर्सफुली यूक्रेन को एक सेपरेट नेशन डिक्लेयर करना पड़ा था बाद में, सेपरेट नेशन, और यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर करनी पड़ी थी कि हम उनको आज़ाद करते हैं। फिर उसके बाद 1991 में रेफरेंडम होता है, आपको पता है फेमस 1 दिसंबर 1991, जब 90% लोगों ने कहा कि वी वांट टू लीव यूएसएसआर। यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, टूट जाता है यूएसएसआर, और इसके बाद जो है कोल्ड वार सुपर पावर जो है उसका एक तरह से खत्म हो जाती है। इकोनॉमिक्स यहां पर बहुत बड़ा रोल था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि यूक्रेन जो बेसिकली था, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इसको जो है बेसिकली रशिया के लिए खोना बड़ा दुखदायक था। और यूक्रेन ना सिर्फ रशिया में, बल्कि अगर इधर की बात करें यूरोप में भी ये बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अगर हम यूरोप की बात करें, ठीक है। और इवन ब्लैक सी के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, और 4 नेटो कंट्रीज के साथ इसके बाउंड्री भी लगती है। और अभी एक और इशू है कि जो यूरोप है, यूरोप बेसिकली डिपेंड करता है, इसकी जो 1/3 गैस सप्लाई है,
ठीक है, नेचुरल गैस है जो, वो बेसिकली आती है फ्रॉम रशिया। 1/3 इसकी जो नेचुरल गैस सप्लाई है वो रशिया से आती है। और इसी के कारण जो बेसिकली है, पुतिन एक बड़ा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं वेस्ट के साथ डील करके, क्योंकि ये जो मेन पाइपलाइन है, इधर रशिया है इधर यूरोप है, ये यूक्रेन के बीच में से ही होकर गुजरती है। सो अभी वेस्ट इस पिक्चर में, सारी पिक्चर में कैसे आया? देखिए, जब कोल्ड वॉर एंड हुई तो नाटो बेसिकली जो था उसने अपनी ईस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू कर दी। अब अमेरिका नहीं चाहता था, ऑब्वियसली अमेरिका नहीं चाहता था कि रशिया जैसी सुपर पावर दोबारा से उभर कर आए, तो नाटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू होगी ताकि रशिया पर एक तरह का जो है दबाव हमेशा बना रहे। ठीक है, 14 नई कंट्रीज जिनमें कुछ सोवियत, 14 न्यू कंट्रीज ने बेसिकली जो है नाटो मेंबरशिप ज्वाइन कर ली, जिनमें से कुछ फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्री भी थी, सोवियत यूनियन कंट्रीज भी थी, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और रशिया बेसिकली इस ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को, जैसा मैंने अभी आपसे बात की थी कि इसको बेसिकली एक थ्रेट, एक खतरे की नजर से देखता है। उनके लिए ये एक तरह का खतरा है। और यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन अभी तक नेटो मेंबर नहीं था, लेकिन 2008 में यूक्रेन को ये भरोसा दिलाया गया कि इसको बेसिकली नाटो से बेसिकली ज्वाइन करा लिया जाएगा। ठीक है, एज ए नाटो मेंबर ज्वाइन करा लिया जाएगा। जब 2014 में एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट को वहां से रिमूव कर दिया गया यूक्रेन से, तो यूक्रेन और यूएस या कह लो वेस्ट, ये आपस में क्लोज आ गए, दे केम क्लोजर। ठीक है, और इसके साथ बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई नाटो और वेस्ट में। नाटो और वेस्ट जो बेसिकली है, नाटो वेस्ट और यूक्रेन, इनमें आपस में बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। ठीक है, और बेसिकली यूक्रेन का जो डिफेंस था उसको और स्ट्रॉन्ग, इसके डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया आफ्टर 2014 में क्या हुआ था, रशिया ने क्राइमिया को अनेक्स कर लिया था, अनेक्स करके खुद में मिला लिया था और बहुत सारा बवाल हुआ था तब। ये इधर क्राइमिया 2014 में रशिया ने इसको अनेक्स कर लिया था और बहुत ज़्यादा इसको लेकर बवाल खड़ा हुआ था। पुतिन का कहना है बेसिकली कि जो नेटो है, नेटो कल को, क्यों डरते हैं कि नेटो कल को यूक्रेन को यूज कर सकती है रशिया पे हमला करने के लिए, और इस सिचुएशन में रशिया के लिए बेसिकली ये एक तरह का नुकसान है। सो इसीलिए बेसिकली रशिया कह रहा है कि नाटो जो है वो ज्वाइन नहीं करेगा यूक्रेन। अब भारत का यहाँ पर स्टैंड क्या है? रिसेंटली भारत ने पहली बार फर्स्ट स्टेटमेंट जारी की है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं अरिनंदम बगची, उनका कहना है बेसिकली क्या स्टेटमेंट जारी हुई है, ध्यान से सुन लीजिए, कि हम जो है यूक्रेन में जो घटनाएं हो रही हैं उनको बहुत अच्छे से देख रहे हैं, और जो हाई लेवल डिस्कशन चल रही हैं रशिया और यूएस में उनको भी बेसिकली देख रहे हैं, और हमारी जो एम्बेसी है काइव में वो भी बेसिकली सारी जो डेवलपमेंट्स हैं उनको अच्छे से देख रही है, और ये देख रही है बेसिकली कि वहाँ पर क्या लोकल सिचुएशन रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम चाहते हैं कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन इस सारे मुद्दे का हो, वॉर वाली सिचुएशन ना आए, पीसफुल इस मुद्दे को रिजॉल्व कर लिया जाए। यही उस रीजन की जो पीस और स्टेबिलिटी है वो पूरी दुनिया के हित में है, अगर इसका पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाता है। अभी बेसिकली देखिए क्यों स्टेटमेंट आई है, क्योंकि बेसिकली यूएस जो डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं उन्होंने हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला को फ़ोन किया था और कहा था कि रशिया बेसिकली जो है अपना मिलिट्री बिल्डअप यूक्रेन के बॉर्डर पर बना रहा था, और तब न्यू दिल्ली ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था, क्योंकि हमारे लिए कोई भी रिस्पॉन्ड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए यूएस और रशिया, दे बोथ आर आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स।
हम दोनों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है, और हम कोई भी ऐसा बयान देकर जल्दबाजी नहीं कर सकते जिससे हमारे किसी एक कंट्री के साथ रिलेशन खराब हो जाए। भारत नहीं चाहता, और दूसरी बात, भारत नहीं चाहता कि रशिया के साथ उसके रिलेशन खराब हों, क्योंकि अभी रिसेंटली चाइना कन्फ्लिक्ट में हमारा जो एक और अच्छे से साथ देने वाली कंट्री है वो रशिया ही है। रशिया के साथ हमारा जो है बेसिकली काफ़ी अच्छी सपोर्ट रही है विद द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो भारत नहीं चाहता कि हम रशिया के साथ किसी तरह का इस तरह का कोई खराब कर लें। देखिए हमारी स्टेक है 70 सालों से, फ्रॉम 70 ईयर्स वी हैव गुड रिलेशन विद रशिया। 70 सालों से हमारा रशिया के साथ अच्छा रिलेशन रहा है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिलर रहा है डिफेंस का। डिफेंस के मामले में हम रशिया के साथ हमारे बहुत ही अच्छे समझौते, अच्छी डीलिंग्स रही हैं। हालांकि हमने कोशिश की है अपने डिफेंस परचेजेस को डाइवर्सिफाई करने की, लेकिन सच ये है कि आज भी 60 to 70% डिफेंस परचेजेस हम रशिया से लेते हैं। तो हम रशिया के साथ बैर नहीं कर सकते कुछ इस तरह का बयान देकर। और अगर आपको याद होगा कि मोदी ने 2 ही लोगों के साथ इनफॉर्मल समिट्स की हैं, इनफॉर्मल समिट्स, पहले पुतिन और दूसरे जी जिनपिंग। ठीक है, रशिया चाइना इनके साथ की हैं, और रशिया एक की डिप्लोमेटिक हमारा एक प्लेयर भी बना है हमारे जो है रिलेशंस को ठीक करने के लिए इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, हमारे फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर ये दोनों मिलते हैं रशिया में इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए। ठीक है, इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट को समझाने के लिए। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अब तालिबान के राज आने के बाद जो रशिया है वही हमारी री एंट्री करवा सकता है इन टॉक्स, जो भी टॉक्स होती हैं अफगानिस्तान को लेकर। तो हम रशिया पर इस तरह से इन चीज़ों से डिपेंडेंट हैं। इनफॉर्मल समिट्स, अफगानिस्तान, डिफेंस, ये इंपॉर्टेंट है हमारी। और अगर वेस्टर्न देशों की बात करें तो वेस्टर्न देशों की बात करें, अगर आपको याद होगा अभी जो इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो सर्दियों के दौरान हमने इमरजेंसी में वेस्ट से ही 50,000 ट्रूप्स के लिए विंटर क्लोथिंग्स मंगाई थी। विंटर क्लोथिंग्स अभी हमने मंगाई थी अपने 50,000 ट्रूप्स के लिए। सो बेसिकली जो इंडिया है, बेसिकली इंडिया जो है उसको ये देखना होगा दोनों तरफ से। देखिए क्राइमिया की एनेक्सेशन के बाद बेसिकली यूक्रेन को भी अपना डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ा था, और भारत जो है बेसिकली भारत की जो फ्रेंडशिप है दैट इज इक्वली विद रशिया एंड यूएस। तो इस बात को भारत को देखना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इंडियन कम्युनिटी इन यूक्रेन। हमारी बहुत सारी कम्युनिटी जो है भारतीय कम्युनिटी यूक्रेन में है। देखिए लॉकडाउन से पहले मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे वहाँ थे, 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स थे हमारे वहाँ पर। लेकिन अभी ये जो कोविड हुआ है, कोविड के बाद वहाँ पर ये काफ़ी कम हो गए थे। देखिए जब रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स किया था तो इंडिया ने कंसर्न जताया था कि ये कंसर्न का विषय है, लेकिन ये भी कहा था कि अगर रशिया के लेजिटिमेट इंटरेस्ट हैं, अगर रशिया को लगता है कि लेजिटिमेट कोई इशू है, उसको खतरा है, उसके इंटरेस्ट हैं, तो बेसिकली रशिया का ये एक्शन सही है। और उस वक्त पुतिन ने मनमोहन सिंह, तब के हमारे पीएम थे, उनको फ़ोन करके थैंक यू भी कहा था कि रशिया के साथ खड़ने के लिए, साथ खड़े होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अभी तक कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दी थी, कोई भी इस तरह की कंडेमनेशन वाली स्टेटमेंट जिस तरह का जो वेस्ट है वो रशिया के खिलाफ दे रहा है, हमने इस तरह की नहीं दी थी। सो अभी इंडिया यही होप कर रहा है कि किसी ना किसी तरह से नेगोशिएशन हो पूरे मुद्दे पे, और इस मैटर को जो है
पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके, कोई वॉर वाली सिचुएशन ना हो, क्योंकि अगर कल को वॉर वाली सिचुएशन हो जाती है तो इंडिया के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि मॉरली और फ्रॉम पॉइंट ऑफ स्ट्रेटजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया वेस्ट या रशिया किसका साथ देगा। तो आने वाले टाइम में अभी देखना होगा बेसिकली क्या होता है, इस पूरे इशू पर क्या होता है। और ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के साथ अभी नया कन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया का, पहले भी बहुत सारे इश्यूज हो चुके हैं। 2004 में ऑरेंज रेवोल्यूशन इशू हुआ था, फिर 2013-14 में जब प्रो रशियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच, उनके खिलाफ जो है काफ़ी आवाज़ उठी थी और उनको हटा दिया गया था। और इसके बाद 2014 में आपको याद होगा यूक्रेन के ऊपर से गुजर रही एक बेसिकली मलेशियन एयरलाइंस फ़्लाइट को गिरा दिया गया था, जिसको बेसिकली कहा गया था कि मॉस्को ने किया है, लेकिन मॉस्को ने कहा था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर 2018 में भी क्राइसिस हुआ। तो ये सारे जो बेसिकली क्राइसिस हैं ये धीरे धीरे होते होते अब वाली जो सिचुएशन है रशिया यूक्रेन की, उस पर ये अभी पहुंच चुके हैं। तो अब आने वाले टाइम में बेसिकली क्या होगा यह वक्त ही बताएगा। सो इस टॉपिक को गौर से देखते रहिएगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई इशू है, कोई बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आपसे धन्यवाद।